किराए के घर में रहना या घर किराए पर देना भारत में करोड़ों लोगों के लिए एक आम बात है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला घर किराए पर लिया था तो ब्रोकर ने बड़े भरोसे से एक हरे रंग का स्टैम्प पेपर दिया था और कहा था, सर 11 महीने का बनवा लो, कोई झंझट नहीं। और मैंने मान लिया, हम सब ने यही किया है। लेकिन क्या हो अगर वो कागज जिस पर हम सब ने सालों से भरोसा किया है अब कानूनी तौर पर लगभग बेकार हो चुका हो? आज हम इसी बड़े बदलाव की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि किराएदारी की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ सरकार दस्तावेजों को पूरी तरह से डिजिटल और ट्रैक करने लायक बना रही है, जिसे हम ई स्टैंपिंग कहते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे फैसले दे रहा है जो मकान मालिकों के अधिकारों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कागज बदलने की बात नहीं है, पूरा का पूरा खेल ही बदल रहा है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ इन नए नियमों को नहीं समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि मकान मालिकों और किराएदारों के बीच अधिकारों का संतुलन कैसे बदल रहा है। चलिए इस पूरे परिदृश्य को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस 11 महीने वाले नोटरी एग्रीमेंट से। ये इतना पॉपुलर क्यों था? हर कोई इसी के पीछे क्यों भागता था? देखिए, इसकी वजह सीधी सी थी, आसानी और खर्चा बचाना। इसे बनवाना सस्ता था, और सबसे बड़ी बात, इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्टर कराने और लंबी प्रक्रिया और स्टैम्प ड्यूटी के भारी खर्च से बचा जाता था। लोगों को लगता था कि ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है, लेकिन असल में ये धारणा कि ये एक सुरक्षित रास्ता है, एक बहुत बड़ा कानूनी झूठ साबित हुई है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि इतने सालों से जो करोड़ों एग्रीमेंट बने हैं वो कानूनी तौर पर झूठ हैं? मतलब अगर मेरा और मेरे मकान मालिक का विवाद हो जाए तो वो हरा कागज किसी काम का नहीं है? ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। अरुणी भाषा में समझे तो एक नोटरी का काम सिर्फ इतना प्रमाणित करना है कि हाँ, इन दो लोगों ने मेरे सामने इस कागज पर दस्तखत किए। नोटरी उस अग्रीमेंट की शर्तों को कोई कानूनी मान्यता नहीं देता। इसलिए जब ऐसा कोई अग्रीमेंट अदालत में जाता है तो जज की नज़र में उसका कानूनी वजन शून्य होता है। उसे एक दोषपूर्ण दस्तावेज या डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसे जज सबूत के तौर पर मानने से ही इनकार कर सकता है। तो ये साफ है कि पुराना तरीका अब एक कानूनी जाल बन चुका है। ऐसे में मकान मालिकों और किराएदारों के पास रास्ता क्या बचता है? जाहिर है सरकार ने कोई नया सिस्टम तो बनाया ही होगा। बिल्कुल, और वही है ई स्टैंपिंग। ये सरकार की तरफ से अनिवार्य की गई एक पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित व्यवस्था है। अब आपको स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सारा काम ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए होता है, जैसे दिल्ली में स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पोर्टल है, या महाराष्ट्र में IGR महाराष्ट्र है। लेकिन ये इसे इतना ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाता है? एक कागज की जगह दूसरा कागज ही तो है, बस ऑनलाइन मिल रहा है। नहीं, यहीं पर सारा फर्क है। हर ई स्टैम्प एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक QR कोड के साथ आता है। जैसे ही ये जनरेट होता है, इसकी जानकारी सरकारी सर्वर पर दर्ज हो जाती है। इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और सबसे ज़रूरी बात, ये आधार से जुड़ा होता है और डिजिटल रूप से साइन होता है। इसका मतलब है कि अब कोई नकली पहचान बताकर या पुरानी तारीख में यानी बैक डेटिंग करके अग्रीमेंट नहीं बना सकता। धोखाधड़ी की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई है। और यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, हर रेंट एग्रीमेंट को अब ई स्टैम्प कराना अनिवार्य है, चाहे वो 3 महीने का हो या 11 का। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज्यादा का है तो ई स्टैंपिंग के साथ साथ उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है। ये एक अतिरिक्त कानूनी परत है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ई स्टैंपिंग पहला और अनिवार्य कदम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक 12 महीने से ज्यादा की कोई भी लीज या रेंट एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के कानूनी तौर पर अधूरा है। तो 11 महीने तक के लिए सिर्फ ई स्टैंपिंग काफी है, लेकिन उससे ज्यादा की अवधि के लिए ई स्टैंपिंग के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, धोखाधड़ी रुक जाएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, ये सब सरकार के नजरिए से बहुत अच्छा है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये एक और झंझट नहीं है? पहले वकील के पास जाओ, फिर ऑनलाइन पोर्टल समझो। क्या ये प्रक्रिया को और जटिल नहीं बना रहा? ये सवाल बहुत जायज है और शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सरकार के 3 बड़े और स्पष्ट मकसद हैं जो लंबे समय में सबके लिए फायदेमंद है। पहला, जैसा आपने कहा, टैक्स अनुपालन। जब हर ट्रांजैक्शन डिजिटल रिकॉर्ड में होगा तो किराए से होने वाली असली आय को छुपाना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे टैक्स चोरी रुकेगी।
अच्छा, और दूसरा मकसद? धोखाधड़ी रोकना है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। हाँ, नकली स्टैम्प पेपर का घोटाला बहुत बड़ा था। अब वो पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अदालतों का बोझ कम करना। सोचिए, पहले कोर्ट में आधा समय तो यही साबित करने में निकल जाता था कि एग्रीमेंट असली है या नकली, दस्तखत असली हैं या जाली। अब एक ई स्टैम्प्ड और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। ये कोर्ट में सीधे सीधे एक मजबूत सबूत के तौर पर स्वीकार होता है, जिससे केस जल्दी निपटते हैं। तो ये थोड़ी सी शुरुआती परेशानी भविष्य की बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई से बचाती है ना? हाँ, ये तो है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं ताकि पता चले कि दांव पर क्या लगा है। हमारे पास दिल्ली के एक शर्मा जी का मामला है। वो एक आम मकान मालिक थे जिन्होंने वही किया जो सब करते थे, 11 महीने का नोटरी वाला अग्रीमेंट। हाँ, और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि किराएदार ने किराया देना बंद नहीं कर दिया। शर्मा जी को लगा कि उनके पास एग्रीमेंट है, कानून उनके साथ है। वो पूरे भरोसे के साथ कोर्ट गए। तो वो कोर्ट गए ये सोचकर कि ये एक सीधा साधा केस है और उन्हें अपना घर वापस मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वहां उन्हें पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। जज ने उनके एग्रीमेंट को देखा और उसे पहली नजर में ही अस्वीकार्य या दोषपूर्ण दस्तावेज कहकर सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया। शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कागज को वो अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे, वो एक रद्दी का टुकड़ा निकला। ओह, तो फिर क्या हुआ? उन्हें अपना घर वापस नहीं मिला? नहीं मिला। उल्टा उन्हें नए सिरे से कानूनी नोटिस भेजने पड़े, कोर्ट की फीस भरनी पड़ी और जो अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं था उस पर स्टैंप ड्यूटी और जुर्माना अलग से भरना पड़ा। इस सब में 1 साल से ज्यादा का समय और हजारों रुपए बर्बाद हो गए और नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कहानी हर उस मकान मालिक के लिए एक सीधी चेतावनी है जो आज भी पुराने तरीके पर चल रहा है। ये तो मकान मालिकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, लेकिन मैं किराएदार के नजरिए से सोच रहा हूँ, शायद उनके लिए तो ये अच्छा है। अगर एग्रीमेंट कानूनी तौर पर कमजोर है तो वो भी तो इसका फायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ये किराएदारों के लिए भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जोखिम भरा है। सबसे पहली और बड़ी समस्या आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर। अगर एग्रीमेंट नोटरी वाला है तो मकान मालिक के पास उसे वापस न करने के 1000 बहाने होते हैं। वो कह सकता है कि दीवार पर एक खरोच आ गई या नल टपक रहा था और उसके लिए 20,000 रुपए काट लिए। किराएदार के पास कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं होता कि वो अपने पैसे वापस मांग सके। और दूसरा जोखिम और भी बड़ा है, और वो है पते के प्रमाण का। आज अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, बैंक से लोन लेना है या आधार कार्ड में पता अपडेट कराना है, तो कोई भी सरकारी संस्था नोटरी वाले एग्रीमेंट को वैध निवास प्रमाण नहीं मानती है। उन्हें एक रजिस्टर्ड या कम से कम ई स्टैम्प्ड एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो किराएदार जरूरी काम के लिए भागता रहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रूफ ही अमान्य होता है। तो ये साफ है कि दस्तावेज तो सख्त हो ही गए हैं और सबको नए नियमों का पालन करना ही होगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि कानूनी संतुलन भी बदल रहा है। हमारे सूत्रों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों का जिक्र है। ये क्या मामला है? ये इस पूरी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू है। पिछले 10-15 सालों में और खासकर हाल के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक ऐसे फैसले दिए हैं जो प्रॉपर्टी के मालिकों के अधिकारों को मजबूत करते हैं। ऐसा लगता है कि अदालतें अब ये समझ रही हैं कि कानून किराएदारों की रक्षा के नाम पर मकान मालिकों के लिए अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे 2008 का सत्यवती शर्मा बनाम भारत संघ का मामला था। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस था। उस फैसले से पहले मकान मालिक अपनी व्यावसायिक संपत्ति से, मतलब दुकान या ऑफिस से, किराएदार को अपनी निजी जरूरत के लिए खाली नहीं करा सकता था। कानून आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए अलग था। सत्यवती शर्मा केस ने इस भेद को खत्म कर दिया और कहा कि अगर मकान मालिक को अपने बेटे के लिए दुकान खोलनी है तो वो व्यावसायिक संपत्ति भी खाली करा सकता है। इसने मकान मालिकों को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया। और हाल के वर्षों में ये ट्रेंड और मजबूत हुआ है। हमारे पास 2025 के भी कुछ मामले हैं, जैसे ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल। हाँ, इस मामले पे थोड़ा रुकते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इस फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई किराएदार किसी संपत्ति में लंबे समय तक, चाहे 30 या 40 साल ही क्यों न रह ले, वो उस आधार पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी? क्या ऐसा हो सकता था? पहले एडवर्स पोजेशन का एक कानूनी सिद्धांत था,
जिसका मतलब है कि अगर आप किसी संपत्ति पर एक निश्चित समय तक बिना किसी रोक टोक के काबिज हैं, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। किराएदार कई बार इस कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते थे। इस फैसले ने उस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है, जिससे लंबी अवधि के लिए घर किराए पर देने वाले मालिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिली है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फैसला है। एक और मामला है HS पुट्टशंकर का, जो किराए की रसीदों से जुड़ा है। उसमें क्या खास था? वो भी 2025 का एक बहुत ही व्यवहारिक फैसला है। HS पुट्टशंकर बनाम मैसूर लिंगम्मा के कानूनी उत्तराधिकारी मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर मकान मालिक ने किराए की रसीद पर दस्तखत करके किराएदार को दी है, तो ये किराएदारी के रिश्ते का पर्याप्त सबूत है। किराएदार सिर्फ ये कहकर रिश्ते से मुकर नहीं सकता कि मैंने तो रसीद पर साइन नहीं किए थे। इससे मकान मालिक के लिए सबूत पेश करना बहुत आसान हो गया है। और एक आखिरी मामला कन्हैयालाल आर्या का। इसमें कहा गया है कि मकान मालिक अपनी जरूरत का सबसे अच्छा जज है। इसका क्या मतलब है? कन्हैयालाल आर्या बनाम मोहम्मद एहसान और अन्य, ये भी 2025 का है। इस फैसले ने स्थापित किया कि अगर मकान मालिक कहता है कि उसे अपने परिवार के व्यवसाय के लिए या अपने रहने के लिए जगह की वास्तविक जरूरत यानी बोनाफाइड नीड है, तो अदालत उसकी बात को ज्यादा वजन देगी। किराएदार अब आसानी से ये कहकर चुनौती नहीं दे सकता कि नहीं, आपकी जरूरत असली नहीं है, आपके पास तो और भी जगह है। अदालतें अब मान रही हैं कि अपनी संपत्ति का कैसे इस्तेमाल करना है, ये तय करने का पहला हक मालिक का है। ठीक है, मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है। ये सब बहुत कुछ है समझने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो आज एक घर किराए पर ले रहा है या दे रहा है, उसके लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक सिंपल चेकलिस्ट। कदम बिल्कुल स्पष्ट हैं और इनका पालन करना अब अनिवार्य है, कोई विकल्प नहीं है। पहला, एक वकील की मदद से एक पंजीकृत किराया समझौता या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करें। दूसरा, अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर उस ड्राफ्ट के लिए ई-स्टैम्प खरीदें। तीसरा, दोनों पक्ष यानी मकान मालिक और किराएदार आधार आधारित ई-साइन का उपयोग करके उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें। यह पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सुरक्षित बना देता है। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा का है तो चौथा और सबसे जरूरी कदम आता है। उस ई-स्टैम्प्ड और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एग्रीमेंट को अपने इलाके के उप पंजी कार्यालय में पंजीकृत कराएं। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लगता है, जो राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है। कुल खर्च 2000 से 5000 रुपए या उससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये एक तरह का इंश्योरेंस है। ये छोटा सा खर्च आपको भविष्य में लाखों के संभावित नुकसान और सालों के मानसिक तनाव से बचाता है। और एक डेडलाइन भी है, जुलाई 2025। ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? 1 जुलाई को क्या बदल जाएगा? जुलाई 2025 एक तरह की कट ऑफ डेट है। इसके बाद पारंपरिक नोटरीकृत ग्रीन पेपर समझौते पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगे। अदालतें उन्हें किसी भी तरह की कानूनी मान्यता देने से पूरी तरह इनकार कर देंगी। उनका मूल्य सचमुच शून्य हो जाएगा। जो लोग तब भी पुराने तरीकों पर चल रहे होंगे, वो खुद को एक बहुत बड़े कानूनी जोखिम में डाल रहे होंगे। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि भारत में किराएदारी का पूरा नजरिया ही बदल गया है। एक तरफ डिजिटल दस्तावेजों से पारदर्शिता और सुरक्षा आ रही है, और दूसरी तरफ अदालतें संपत्ति के मालिकों के अधिकारों को फिर से स्थापित कर रही हैं। ये एक दो तरफा बदलाव है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जब तकनीक किराएदारी के रिश्ते को इतना पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बना देती है, तो भविष्य में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच आपसी विश्वास की प्रकृति कैसे बदलेगी? क्या एक पूरी तरह से लागू किया जा सकने वाला डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तिगत भरोसे की जरूरत को कम कर देता है, या फिर ये उस भरोसे के लिए एक ज्यादा मजबूत नींव बनाता है, क्योंकि अब दोनों पक्षों को पता है कि नियम बिल्कुल साफ है?